नमस्कार। शून्य से संपूर्णता की ओर बाबा विजय वत्स जी। अध्याय 24। छठी इंद्री। हमारी 5 इंद्रियों के अतिरिक्त एक और छठी इंद्री भी होती है जो दिखाई नहीं देती। यह सभी में सुप्त अवस्था में होती है। जब कोई व्यक्ति उस तल पर पहुंच जाता है जहां यह छठी इंद्री जागृत हो जाती है तो उसको होने वाली घटनाओं का पता चल जाता है। क्रिया योग और ध्यान के द्वारा जैसे ही कुंडलिनी जागृत होगी तो वह मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को भेदती हुई सहस्त्रार में विलीन हो जाएगी। बस यही है रास्ता जहां जाकर आप होने वाली सत्य घटनाओं को देख सकते हो पर बदल नहीं सकते। किसी भी प्रकार की प्रार्थना, पूजा, अरदास, व्रत, नियम, दान, पुण्य आदि उसे बदल नहीं सकते। छठी इंद्रिय के जागरण के उपरांत मैंने अनेक बार उस अति इंद्रिय ज्ञान का अनुभव किया। मुझे अनेकों होने वाली घटनाओं का पहले ही पता चल जाता था। जब तक मुझे पता नहीं था कि इस तल पर देखी गई घटनाएं होकर ही रहती हैं, टाली नहीं जा सकती। मैंने उन घटनाओं को टालने की कोशिश करी, परंतु वह घटनाएं घटकर ही रही, टली नहीं। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी ही घटनाओं का विवरण दे रहा हूँ। आप लोगों से मैं एक बात अच्छी तरह से साफ कह दूं कि अभी वह लोग जिनका मैं इन घटनाओं में नाम ले रहा हूँ, करीब करीब वह सभी जिंदा हैं। आप उन सभी से मिलकर उन्हें पूछ सकते हो। हमारे जाने के बाद आपके मन में संदेह उत्पन्न हो सकते हैं, फिर उनका निवारण कोई नहीं कर सकेगा। अनेक घटनाओं में से मैं कुछ घटनाओं को बता रहा हूँ, वह 100% सही हैं। आपको खुला आमंत्रण है कि आप मेरी बातों की सत्यता जांच सकते हो। कुछ सत्य घटनाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री का कत्ल। अगस्त 1995 के महीने का कोई दिन। सुबह सुबह मैं ध्यान में था और ध्यान में जाते जाते मैं उस तल पर पहुंच गया जिसे आप छठी इंद्री कहते हो। मैं रात्रि भर ध्यान में संलग्न रहता था। यह मेरी पुरानी व्यवस्था थी। अचानक मुझे एक दृष्टांत आया। मेरी आंखें बंद थी और मैं उस तल पर पहुंचा हुआ था। क्या देखता हूँ कि पंजाब केसरी नाम का एक अखबार और उसके मुख्य पृष्ठ पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का कत्ल। बस मैं उठने ही वाला था। मैं उठकर बैठ गया क्योंकि खुमारी बहुत थी। उस खुमारी को उतरने में कई बार 2-2 घंटे लग जाते थे, लेकिन अर्ध खुमारी की हालत में मैं चलता फिरता रहता था। यह कैसा दृष्टांत हुआ? क्या करना चाहिए? उठने के बाद मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या और उसके बाद गौशाला जाने की होती थी। मैं गौशाला मंदिर चला गया। उन दिनों में वही स्नान आदि करके क्रिया योग वगैरह करता था। अब नहीं करता हूँ क्योंकि मैं एक स्थान पर बैठ गया हूँ। गौशाला मंदिर से जब मैं शहर में आया तो मैं अपने शहर के एक प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर धर्मपाल गोयल के पास चला गया। उनके पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र गोयल भी अभी बहुत प्रसिद्ध सर्जन और फिजिशियन हैं। मैंने जाकर डॉक्टर धर्मपाल को सारा दृष्टांत सुनाया और पूछा कि क्या करना चाहिए। संयोगवश उन दिनों मुख्यमंत्री बेअंत सिंह गिद्दड़बाहा में गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे क्योंकि यहाँ चुनाव चल रहा था। हमारे यहाँ विधान परिषद का चुनाव किसी कारणवश रद्द हो गया था। सरदार बेअंत सिंह अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ हमारे ही शहर के गेस्ट हाउस में डेरा जमाए हुए थे। डॉक्टर धर्मपाल गोयल मुझे कहने लगे कि हमें उन्हें बताना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों अवकाश गृह कैनाल कॉलोनी गिद्दड़बाहा पहुंच गए। वहां पर बहुत भीड़ थी। लोग आ रहे थे, गांव की पंचायतें आ रही थी और अपनी अपनी शिकायतें एवं दुखड़े सुना रही थी। मुख्यमंत्री उनकी समस्याएं सुन रहे थे। हमने देखा उनके साथ की 3 कुर्सियां खाली पड़ी थी। मैं वहां जाकर बैठ गया
और मेरे साथ वाली कुर्सी पर डॉक्टर धर्मपाल भी बैठ गए। हमने मन बनाया था कि सारी बात उन्हें बता देंगे। पंचायतें आ रही थी, जा रही थी और हम बैठकर इंतजार करने लगे। हमसे पहले भी पंचायतों के लोग आकर वहां बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री उनके साथ बातें करने में बहुत ही व्यस्त थे। इतनी देर में मैं क्या देखता हूँ कि दरवाजे के बिल्कुल सामने यहाँ के एसएचओ, जो कि मेरे शिष्य भी थे, मुझे निहार रहे थे। वह मुझे इशारा कर रहे थे कि मैं बाहर आ जाऊं। मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि एचएसओ हमें बुला रहे हैं। हम उठकर बाहर चले गए। वह मुझे थोड़ी दूर ले जाकर बोले, आप किस लिए आए हो गुरुजी? मैंने सारी बात बता दी। जब मैंने सारी बात बता दी तो बातों ही बातों में वह अपनी जिप्सी जीप के अंदर जाकर बैठ गए और हमें भी उन्होंने बैठा लिया। उन्होंने जीप चलाई और मुझे मेरे घर पर लाकर उतार दिया। मैंने कहा कि यह आपने क्या किया? हम उन्हें बताने के लिए गए थे ताकि वह अपनी सुरक्षा को गहरा कर लें, क्योंकि मेरा उस स्थिति पर आया हुआ दृष्टांत कभी व्यर्थ नहीं होता। मैं 100% सत्य होता है, 100% वह सत्य होता है। जीवन में हजारों ऐसे दृष्टांत आए, तुम तो जानते ही हो, वह सत्य ही होते हैं। उसने कहा कि गुरुजी, आपको नहीं पता, यह व्यक्ति सुबह सुबह एक गोला अफीम का खा लेता है। आपने उसकी आंखें देखी? आप अगर इस वक्त ऐसी बातें कहते तो इसने आपका उपकार नहीं मानना था। इसका दिमाग इस वक्त खून से नहीं, अफीम से चल रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अफीम खा लेते हैं और वह भी पूरा गोला। वह बोले कि गुरुजी, मुख्यमंत्री साहब की सुरक्षा मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। आपने तो इसकी भलाई की बात कहनी थी, परंतु मुख्यमंत्री साहब के दिमाग में यह बात जचनी नहीं थी। उसने आपकी बात को उल्टा ही समझ लेना था। मैंने पूछा, वह कैसे? ऐसा क्यों? उसने कहा, आपकी बात सुनकर उसने कह देना था कि इस आदमी को बंदी बना लो, क्योंकि इसने कोई प्लान बनाया है मुझे मारने का। ऐसे कैसे हो सकता है कि होने वाली घटना कोई व्यक्ति पहले ही बता दे? तो गुरुजी, हम फंस जाते। ना आपको गिरफ्तार कर सकते थे और ना कुछ कह सकते थे, और अगर कुछ कहते भी तो इन्होंने मानना नहीं था। मैं चुप होकर बैठ गया। उसने डॉक्टर साहब को भी उनकी दुकान पर छोड़ दिया। मुझे तो उसकी बात समझ में नहीं आई। मैं फिर डॉक्टर धर्मपाल के पास चला गया। मैंने कहा, यह ठीक नहीं किया एचएसओ साहब ने। मेरे एक शिष्य थे जिसका नाम था प्रवीण बंसल। वह जल्दी ही इस धरती से विदा हो गए। उन्होंने अपने एक क्लब का उद्घाटन करवाना था बेअंत सिंह जी से। वह मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, उस्ताद जी, मुझे आशीर्वाद दो। मैं राहत फाउंडेशन की नींव रखने जा रहा हूँ और बेअंत सिंह जी उसका उद्घाटन करेंगे। मैंने उसे कहा, संभल के रहना, मुख्यमंत्री के बिल्कुल साथ की कुर्सी पर मत बैठना और ठीक लगे तो उस मंच पर ही मत बैठना, नीचे ही चलते फिरते रहना। उसके पूछने पर मैंने कहा कि बेअंत सिंह की हत्या कर दी जाएगी। कौन जाने कहाँ हो, ना जाने कौन कर दे, कैसे हो जाए, लेकिन तुमने इससे बच के रहना है। पुलिस में जितने भी व्यक्ति मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात थे, मैंने सबको छुट्टी लेने की सलाह दे दी। मैंने कहा, आप छुट्टी कर लो, कुछ भी हो सकता है, बम बम विस्फोट भी हो सकता है। अगर कुछ भी हो गया तो आप रगड़े जाओगे, आप छुट्टी ले लो। उनको मेरी बात पर विश्वास था, क्योंकि मैं पहले बहुत कुछ उनको बता चुका था। मैं जो भी बताता वह सब कुछ सत्य होता था। उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर छुट्टी ले ली और एक दिन, शायद 31 अगस्त का दिन था, शाम लगभग लगभग 4-5 बजे वह घटना घट गई। खबर आई कि सरदार बेअंत सिंह जी की बम विस्फोट में मृत्यु हो गई है। आधे घंटे के अंदर सभी कर्मचारी जिन्होंने छुट्टी ली थी, प्रवीण बंसल समेत, सभी मेरे पास आ गए। करीब 30-40 लोगों का जमावड़ा। आप ना
आप ना सूचित करते तो हम मारे जाते गुरुजी। कौन जाने क्या होता क्या नहीं होता। वह धन्यवाद दे रहे थे, कभी मुझे कभी भगवान को। मैं फिर डॉक्टर साहब के पास चला गया। मैंने कहा सही नहीं हुआ, हम बता देते तो वह बच जाता, अपनी सुरक्षा कर लेता। तब मुझे यह नहीं पता था कि तुम्हारे कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं था। होइए सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। जो उसने रच दिया वह होकर ही रहेगा। अगर तुम कोई तर्क करते हो तो सिर्फ बात को वाद विवाद में घसीटने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं करते हो, सिर्फ बहसबाजी में पड़ते हो। होइए सोई जो राम रच राखा, तुम उसको बदल नहीं सकते। उस तल पर उस तल पर जो बात देख ली जाती है वह मिटती नहीं है। दूसरा दृष्टांत, मेरे बड़े भाई की मृत्यु। सन 1985 की बात है। मेरे बड़े भाई ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के एक दिन पहले मैं उस तल पर खड़ा था और मुझे नजर आया कि मेरे बड़े भाई ने गाड़ी के नीचे सिर दे दिया है। मैंने घर आकर अपनी माता जी और भाभी जी को बताया और उनको बैठाकर अच्छे से समझा दिया कि आप भैया का ख्याल रखना, नहीं तो यह गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा। बस एक दिन की बात है, कल आकर मैं इसे संभाल लूंगा। उन दोनों ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और वे दोनों भाई की देख रेख के लिए सावधान हो गई। मैंने उस दिन कोई महायज्ञ करवाने के लिए अबोहर जाना था और मेरा एक शिष्य मुझे ले जाने के लिए आने वाला था। हमारी माताजी तो अब नहीं है, परंतु हमारी भाभी जी अभी जिंदा है। उस दिन जब मैं गौशाला मंदिर से नहाकर वापस आया तो मेरा शिष्य मुझे ले जाने के लिए गाड़ी लेकर पहुंचा हुआ था। मैं दूसरे तल पर अपने कमरे में गया और वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। मेरे शिष्य ने गाड़ी की चाबी घुमाई और हम निकल पड़े। शाम को जब वो मुझे वापस छोड़ने आया और अभी गाड़ी रुकी ही थी कि सामने से मेरा एक मित्र कृष्ण घावरी आ गया। उसने मुझे इशारे से बुलाया और मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा क्या बात है? कृष्ण घाबरी आज भी जिंदा है। वह मुझे कहने लगा कि ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी के नीचे आ गया है और वह अपने डॉक्टर साहब हैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर थे, गोल्ड मेडलिस्ट। हमारी भाभी जी तो उस दिन बहुत सजग थी, सावधान थी। भाभी जी और माता जी उन दोनों की निगाह भाई की ओर ही थी कि उसको बाहर नहीं जाने देना है। अचानक ही हमारे परिवार के एक बहुत प्रिय मित्र श्री प्यारे लाल जी गर्ग, जो दवा आदि हमारे से ही लेते थे, वह आ गए। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप चलो मेरे बच्चे को देखो, वह बीमार है। भाभी जी ने बहुत रोका कि आज इन्हें बाहर नहीं जाने देना। मेरे देवर बोल कर गए हैं कि शाम तक जब तक मैं ना आ जाऊं इन्हें बाहर नहीं जाने देना है। लेकिन प्यारेलाल जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। मेरे से पहले राम जी का रोल रामलीला में वही किया करते थे। वह ऐसे भद्र पुरुष थे जिन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था। वह कहने लगे कि आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं इनको साथ ही लेकर जाऊंगा और साथ ही यहाँ घर वापस छोड़ कर आऊंगा। उनके मन की शंका का निवारण हुआ तो उन्होंने भाई साहब को प्यारेलाल जी के साथ भेज दिया। डॉक्टर साहब ने बच्चे का निरीक्षण किया और दवा देकर वापस आ गए। प्यारेलाल जी उन्हें घर के दरवाजे तक छोड़ने आए और निश्चिंत होकर अपने घर चले गए। लेकिन डॉक्टर साहब बाहर ही रेलवे स्टेशन चले गए। भाभी जी और माता जी को तो पता ही नहीं चला कि कब प्यारेलाल जी आकर उनको गेट पर छोड़ कर गए। होनी हो गई, टली नहीं। यद्यपि ये बता दिया गया था, समझा दिया गया था और पूरी कोशिश भी की गई थी। धन्यवाद।